अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। अमेरिका का वेनेजुएला के मुख्तलिफ शहरों पर फिजाई हमले। सदर ट्रंप ने हमलों की तस्दीक कर दी। वेनेजुएला के सदर को अहलियत समेत मुल्क बदर करने का दावा। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे। 6 रोज में 7 अफराद जवां बहक। डॉलर के मुकाबले में ईरानी रियाल तारीख की पस्तरीन सतह पर पहुंच गया। अमेरिका ईरानियों को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सदर ट्रंप, कौमी सलामती हमारी रेड लाइन है, मुदाखलत करने वालों का हाथ काट देंगे, ईरान का जवाब। ईरान इसराइल जंग के बाद एक बार फिर ईरान की रजीम चेंज की बहस शुरू हो गई। हुकूमत मुखालिफ रजा पहलवी को क्या ईरानी अवाम की हिमायत हासिल है? और मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन का अपना अपना सच। सियासी मुखालफिन को एक पेज पर लाने के लिए पहला कदम कौन उठाएगा? अमेरिका ने बरआज़म जनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला पर फिजाई हमला कर दिया। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला और उसकी क़यादत के खिलाफ बड़े पैमाने पर कामयाब कार्रवाई की है, जो अमेरिकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के इश्तराक से की गई है। अमेरिकी सदर ने अपने पैगाम में यह भी दावा किया है कि इस कार्रवाई के नतीजे में वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को हिरासत में लेकर मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। हमले के बाद वेनेजुएला की हुकूमत ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करते हुए अमेरिकी कार्रवाई की शदीद मजम्मत की है और इसे आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि अमेरिकी हमलों का मकसद वेनेजुएला के तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। अमेरिका हमारा वसाइल हासिल करने में कामयाब नहीं होगा। उधर रूसी मीडिया ने भी दावा किया है कि वेनेजुएला के सदर सदारती महल छोड़ चुके हैं। रूसी मीडिया ने वेनेजुएला के कई जज़ायर में अमेरिकी मरीन्स के जमीनी ऑपरेशन की तस्दीक भी की थी और रूसी, ईरानी, यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक ने अमेरिकी हमलों पर इजहार तशवीश किया है। लेकिन सवाल यह है कि सदर ट्रंप दुनिया में जंगें खत्म करवाने का नारा लगाकर इक़्तिदार में आए थे, लेकिन ईरान, यमन, सोमालिया, इराक, शाम और नाइजीरिया पर हमले के बाद उन्होंने वेनेजुएला पर भी हमला कर दिया। आखिर ट्रंप की आलमी अमन से मुतल्लिक पॉलिसी क्या है और वेनेजुएला पर हमला करने की असल वजह क्या है, इस पर तो बात करेंगे ही। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क ईरान की बात करते हैं, जो इन दिनों बदतरीन महंगाई की वजह से मुजाहिरों की लपेट में है। अवामी एहतजाज, माशी बदहाली और हुकूमती रद्द-ए-अमल और बैनुल-अक़वामी तनाव ने सूरत हाल को पेचीदा कर दिया है और गैर मुल्की जारियत और मुज़ाहमत के बाद मुआशी मुश्किलात ने ईरानी माशरे को गिरफ्त में ले लिया है, जिससे हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। ताहम सदर मसूद पेज़ेश्कियान की हुकूमत सूरत हाल में तवाज़ुन लाने की कोशिश कर रही है। गुज़िश्ता 6 रोज़ में जारी एहतजाज और इसके नतीजे में होने वाली झड़पों में 6 मुजाहिरीन और 1 सिक्योरिटी अहलकार के हलाक होने की खबरें हैं, जबकि एहतजाज 15 शहरों तक फैल चुका है। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारे, दफातर और बाजार बंद कर दिए हैं। ईरान में मुजाहिरों का सिलसिला इतवार को इस वक्त शुरू हुआ जब दुकानदारों ने ईरानी करेंसी रियाल की हद से ज्यादा गिरावट और बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया और इतवार को एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 14,20,000 ईरानी रियाल तक पहुंच गई, जबकि पीर को मामूली बहाल हुई लेकिन 13,80,000 डॉलर पर आ गई और गुज़श्ता 6 महीनों में ईरानी रियाल में 44% तनज़ली आई है। और इसी तरह 2022 में अमेरिकी डॉलर की कीमत 4,30,000 डॉलर थी, जो अब 3 गुना बढ़ चुकी है। उधर ईरान के सरकारी शमारियाती इदारे के मुताबिक दिसंबर में महंगाई 42.2% बढ़ी। अशिया खुरोनोश में सालाना 72% इजाफा हुआ, जबकि सेहत, तिबी अशिया की कीमतों में 50% इजाफा हुआ है, जो हाइपर इन्फ्लेशन की अलामत समझा जाता है। और इस तमाम सूरत हाल पर भी ईरान के मरकजी बैंक के सरबराह ने इस्तीफा दे दिया था। ईरान की बिगड़ती माशी सूरत हाल में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने रद्द-ए-अमल में लिखा कि अगर ईरान पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाता है और इन्हें बेरहमी से कत्ल करता है, जो इसका वतीरा है, तो अमेरिका इसके बचाव के लिए आएगा और इस हवाले से हम पूरी तरह से तैयार हैं और लेस हैं। ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली की बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है। हालांकि सदर ट्रंप ने गुज़श्ता साल जून में ईरान इसराइल जंग के मौके पर कहा था कि वो ईरान में रजीम चेंज नहीं चाहते, लेकिन अगस्त में अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा था कि अगर ईरान ने दहशतगर्दी से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी ना बदली तो ईरान के अंदर से हुकूमत की तब्दीली हो सकती है। अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और CIA के साबिक डायरेक्टर माइक पोम्पियो का कहना है कि ईरान की हुकूमत मुश्किलात में है, फौजी मुदाखलत इनकी आखिरी उम्मीद है। उन्होंने ईरान की सड़कों पर एहतजाज करने वाले अवाम और इनके साथ चलने वाले मुसाद एजेंट्स को नए साल की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईरानी हुकूमत के 47 बरस और ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर, क्या ये इत्तेफाक नहीं? उधर अमेरिकी सदर के हालिया बयान को ईरान ने इंतहाई संजीदगी से लिया और इस हवाले से ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei के मशीर बराए कौमी सलामती अली लारिजानी ने कहा है कि ईरान के एहतजाज के मामले में अमेरिकी मुदाखलत खित्ते में अफरा तफरी पैदा करने के मुतरादिफ है। ईरान की सलामती की तरफ बढ़ने वाला हर मुदाखलत पसंद हाथ काट देंगे, जबकि
खामनई के एक और मशीर का कहना है कि अमेरिका को खबरदार किया है कि वो बाज ना आया तो खित्ते में इसकी तनसीबात को दोबारा तबाह कर देंगे। ट्रंप को अपने फौजियों की हिफाजत का ख्याल रखना चाहिए। ईरान की सलामती रेड लाइन है। और इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर का भी कहना है कि ईरानी सदर ने ट्रंप के बयानात को गैर कानूनी और इश्ताल अंगेज करार दिया है। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल ने इनकी मजम्मत करने का मुतालबा भी किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कौंसिल ने ईरान में मुजाहिरीन की हलाकत पर तशवीश का इजहार किया है। कौंसिल की नुमाइंदा का कहना है कि ईरान इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा के हकूक़ का एहतराम करे और मुजाहिरीन के खिलाफ ज़रूरत से ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करे। दूसरी तरफ सदर ट्रंप के बयान का शहनशाह ईरान के बेटे रजा पहलवी ने खैर मकदम किया है और इसे ईरान की आवाम के लिए मजीद ताकत और उम्मीद का पैगाम करार दिया है। रजा पहलवी ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में मजीद लिखा है कि इनके पास ईरान के लिए मुस्तहकम मुंतकली का मंसूबा है और इसे पूरा करने के लिए आवाम की हमायत भी हासिल है। 1979 के इनकलाब के बाद ईरान में हुकूमत तब्दीली से मुतल्लिक मुख्तलिफ अदवार में आवाज़ें उठती रही हैं, लेकिन वक्त के साथ ये तमाम आवाज़ें दब गईं। अलबत्ता मुख्तलिफ इशूज़ पर ईरान में मुजाहरे होते रहे, जिनमें 2022 की अगर बात करें तो एक लड़की की पुलिस की हिरासत में हलाकत के बाद फूट जाने वाला मुजाहरा शामिल है। इसके अलावा 2021 में पानी और बिजली की किल्लत, 2019 में ईंधन की बढ़ती कीमतें, 2017 और 18 में महंगाई और करप्शन और 2009 में इंतखाबी धांधली के खिलाफ मुजाहरे हुए और एक बार फिर ईरान में होने वाले एहतजाज में आलमी किरदार सरगर्म हो गए और जोहरी पाबंदियों के शिकार मुल्क ईरान से मुतालिक जारहाना बयान दे रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए जॉन हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ईरान में हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जॉन साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। अभी एग्जैक्टली ईरान की क्या सूरत हाल है? जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो इंटरनेशनल जरीदे रिपोर्ट कर रहे हैं, जो हम तक इतलात आ रही हैं, वही है सूरत हाल या इसके बरक्स है? क्या सूरत हाल है एग्जैक्टली? फाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। सूरत हाल जो मीडिया बता रहा है, इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है और सोशल मीडिया पे भी जो आपको नज़र आ रहा है, आई वुड से ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ उसके बिल्कुल बरक्स हैं। और पर्टिकुलरली आज के दिन तो बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं है तेहरान के अंदर। मैं अभी मार्केट से आया हूँ और बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं है। आज नेशनल डे है, फादर्स डे है, हॉलीडे है यहाँ पे। किसी तरीके की पुलिस का स्क्वाड कुछ भी मुझे नज़र नहीं आया। और शुरू में जो प्रोटेस्ट का जाहिर सी बात है जो शुरू में दिखाया जा रहा था वो जेन्युइन था, ऑथेंटिक था। बाजार बुजुर्ग में प्रेशर की वजह से, इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से, रियाल की डिप्रिसिएशन की वजह से ट्रेडर्स ने दुकानें बंद कर दी थी और कहा था कि हमें ट्रेडिंग अब नहीं करनी जब तक ये सिचुएशन हल नहीं हो जाती। कुछ रोज बाद, 3 रोज बाद जो है वो गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्टर्स की जो है वो डिमांड्स को सुना भी और हल भी किया। और स्टेट बैंक के जो इनके प्रेसिडेंट हैं उनको हटाया और नए प्रेसिडेंट को इंस्टेट किया। उसके अलावा जो दूसरे रीजन्स हैं ईरान के अंदर, हमदान, कुर्दुश, फार्स के रीजन के अंदर प्रोटेस्ट आपको नजर आए होंगे। बिल्कुल वहां पे भी ये सूरत हाल थी। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली मोसाद का बयान आना ट्विटर के ऊपर कि हम जो हैं वो प्रोटेस्टर्स के दरमियान मौजूद हैं, और ट्रम्प साहब का भी बयान आना उसके साथ साथ, इन चीज़ों जो ईरान के अंदर सिचुएशन है उसको चेंज कर दिया। कुछ जगहों पे 10-15 लोगों के ग्रुप्स के वायलेंट क्लस्टर्स आपको नजर आए होंगे जिन्होंने जाके अटैक्स किए मुख्तलिफ जगहों पे, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज के ऊपर, पुलिस स्टेशन के ऊपर, जिसके नतीजे में 3 पुलिस वाले जो है वो हलाक हुए हैं और 3 बसीज, इनकी जो गवर्नमेंट की जो जो वॉलंटियर फोर्स है उसके मेंबर जो है वो, जिनको हलाक किया गया है। तो अभी इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल आई वुड से नॉर्मल हो गई है। और जो आपको नजर आ रहा है सोशल मीडिया पे वो काफी ज्यादा किसी हद तक मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसको एग्जैजरेट किया जा रहा है। जबकि ये भी रिकग्निशन करना जरूरी है कि बिल्कुल प्रोटेस्ट हुए थे और जेन्युइन प्रोटेस्ट हुए थे, जिनकी जो है वो गवर्नमेंट ने भी तस्दीक की है। अच्छा, दूसरा जॉन हुसैन साहब, ये $1 जो है वो अगर ईरानी रियाल की बात करें तो वो 21 लाख से भी तजावुज़ कर गया पिछले हफ्ते तक। फिर वो थोड़ा सा स्टेबल होके भी 14 लाख तक आया। इससे पहले अगर थोड़ा अरसा पहले की अगर आप बात करें तो ये 4 लाख पे थी सिचुएशन। तो इतना ज़्यादा बुरे तरीके से ये गिरावट और इस कदर बदहाली, इसकी वजह आप एग्जैक्ट क्या देखते हैं? जी, ये जो डॉलर एकदम से 146 तक गया है, 1 लाख, बिल्कुल सही कहा आपने, 146 तक गया। पर उसके बाद जो है वो दोबारा कम हुआ। उससे पहले और कम था, 1 लाख तक था। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से, क्योंकि ईरान देखें फात साहब, आपको भी पता है सैंक्शन मुल्क है और क्लोज्ड इकोनॉमी, आइसोलेटेड इकोनॉमी है। दुनिया के ट्रेडिशनल बैंकिंग मेजर्स ईरान के अंदर काम नहीं करते, स्विफ्ट के साथ ईरान लिंक नहीं है। तो डॉलर की जो यहाँ पे मसाइल हैं वो काफ़ी जो है वो सीरियस हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये आप नोटिस करें, प्रोटेस्ट से पहले
नेतन्याहू जो है वो ट्रम्प साहब के साथ वहाँ व्हाइट हाउस में मौजूद थे, और उसी के बाद जो प्रेशर का सिलसिला है, सैंक्शंस के साथ साथ जो डॉलर का सिलसिला है, वो उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ना शुरू हुआ। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं, वजूहात की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो प्ले डाउन करते हैं। बहरहाल ईरान के अंदर भी इन ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आवाम का कहना यह है कि भाई अगर डॉलर आपके हाथ में नहीं है, करेंसी वैल्यू आपके हाथ में नहीं है, तो आप एटलीस्ट कोशिश करें कि पॉलिसीज के जरिए मार्केट स्टेबिलिटी क्रिएट करें, कॉन्फिडेंस क्रिएट करें, जिसकी वजह से डॉलर नीचे आए। तो आपकी बिल्कुल कंसर्न्स बिल्कुल सही हैं कि इसमें क्या वजूहत हो सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईरान के कंट्रोल में नहीं है डॉलर की वैल्यू को डिसाइड करना, ना ही वो पैक कर सकते हैं डॉलर को किसी और करेंसी के साथ। अच्छा, दूसरा इसमें सबसे पहले तो डिस्कशन ही यहीं से शुरू हुआ था। लास्ट जब जून था 2024 का, तो तब भी सूरत हाल यही थी कि भाई वहाँ रजीम चेंज की गुफ्तगू शुरू हो गई, इंटरनेशनल सारे प्लेयर्स जो हैं वो एक्टिव हो गए। अब वहाँ इकोनॉमी का अगर प्रेशर इतना ज़्यादा होगा और डॉलर की गिरावट के साथ साथ ये सारे इंडिकेटर्स इतने मनफी आ जाएंगे, तो फिर लोगों को रोकना, फिर दोबारा से अमेरिका का स्टेटमेंट आ जाना, तो इन सारी चीज़ों को ईरान कैसे टैकल करने जा रहा है? क्या उसकी स्ट्रेटजी है, क्या पॉलिसी है? पाद साहब, मेरा एक सवाल है कि अगर रिजीम चेंज होना होता तो अभी तक रिजीम चेंज, सो कॉल्ड कोट एंड कोट रिजीम चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए, प्रोटेस्ट पहली दफा तो नहीं हो रहे ईरान में। मैसा अमीनी के प्रोटेस्ट हुए थे काफी, ये तो प्रोटेस्ट कुछ भी नहीं है, इकोनॉमिक्स के इशू से रिलेटेड है, वो सोशल इश्यूज के ऊपर रिलेटेड थे, पर काफी बड़े पैमाने पे रिलेटिवली जो है वो प्रोटेस्ट हुए थे। उससे पहले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करते रहे हैं दूसरी गवर्नमेंट्स कि ईरान को डिस्टेबलाइज करें, इनकी गवर्नमेंट को चेंज करें, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? इसकी वजह आई थिंक बहुत सिंपल है। वो इसलिए क्योंकि रिजीम चेंज का कोई प्रोस्पेक्ट है नहीं। देखें, रियलिटी में ईरान को जो दिखाया जाता है मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू, जनरली हम तो खैर पाकिस्तान तो बहुत ही अच्छा हमारा मीडिया है और बड़ा फेयर मीडिया है इस नज़र में, लेकिन जो जनरली वेस्टर्न मीडिया आपको नैरेटिव दिखाता है वो यही दिखाता है कि ईरान के अंदर चीज़ें जो है वो बहुत खतरनाक तरीके से, उनके ऊपर बहुत बुरा कोई जो है वो दिन आ गया है कि वो बहुत बुरे तरीके से चल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ईरान काफ़ी हद तक टेक्नोलॉजीज में, काफ़ी हद तक एजुकेशन सेक्टर में, काफ़ी हद तक हेल्थ केयर में, काफ़ी चीज़ों में आगे है। फॉर एग्जाम्पल, ईरान पूरी दुनिया में नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, जो खवातीन हैं, वुमेन एजुकेशन में नंबर 1 पे है यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स में। नैनो टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में ईरान जो है वो काफ़ी हद तक टॉप 10 में है पूरी दुनिया में। इनका हेल्थ केयर सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, बेसिक नेसेसिटीज़ आम लोगों को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मुयसर हैं। गवर्नमेंट पैसे देती है लोगों को कि वो रोटी खरीद सकें, तेल खरीद सकें, चावल खरीद सकें। तो देखिए, जो सिचुएशन बाहर दिखाई जाती है वो आई डोंट थिंक कि वो रिप्रेजेंटेटिव है ईरान की पब्लिक का। और ये जितनी भी कोशिशें वहां पे हो रही हैं कि ईरान में किसी तरीके से गवर्नमेंट को चेंज किया जाए, आई थिंक मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है। आखिरी क्योंकि बात जाहिर है जॉन लोगों को साहब, इस बात से आखिरी बात जो मैं समझना चाह रहा हूँ, आज का जो लेटेस्ट था, वेनेजुएला के सदर को भी और उनकी अहलिया को भी हिरासत में लेकर उस मुल्क से कहीं और जो है वो उन्हें मुंतकिल किया जाना, इसे इस सारे मामले को भी ईरान किस नज़र से फिर देख रहा है? यहाँ क्या रद्दमल आया है इस सारी चीज़ों को लेकर? देखिए, ईरान की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा सवाल है और आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल किया। ईरान की अंडरस्टैंडिंग ये है कि वेनेजुएला को पहले एक फ्रंट को अमेरिका क्लोज करना चाह रहा है कि वो वाला फ्रंट जो है वो क्लोज हो जाए, ताकि अमेरिका को अपने बॉर्डर के पास से कोई खतरा ना महसूस हो। अमेरिका को, ईरान की नजर से मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका को ईरान ये समझता है कि ईरान की जो एक सपोर्ट है कैरेबियन में और अमेरिकाज में, वो वेनेजुएला में बहुत ज्यादा है। तो ईरान का सोचना ये है, जहां तक मेरी बात हुई है लोगों से, ईरान का सोचना ये है कि किसी तरीके से उस फ्रंट को अमेरिका जो है वो क्लोज करना चाह रहा है। और नेचुरली अमेरिका को जो है वो काफी टाइम से, ट्रम्प साहब को इस वेनेजुएला से काफी प्रॉब्लम रही है और मदुरो साहब से काफी प्रॉब्लम रही है। तो बिल्कुल आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया, और उसी 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 चीज की डायनामिक्स को लेके अब नेक्स्ट नंबर जो ईरान सोच रहा है, ईरान को ये लग रहा है कि ईरान के ऊपर किसी तरीके से कोई अटेम्प्ट हो सकता है कि जो है वो 12 डे वॉर, जिस तरीके से पिछली दफा 12 दिन की जंग हुई, तो इस दफा भी शायद उसको रिपीट किया जाए। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन जी। ईरानी साफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अहम बात उन्होंने की कि ईरान के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि ये दोबारा जंग मुसल्लत की जा सकती है ईरान के ऊपर। शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मुज़ाकरात के हवाले से भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान की सियासत की अगर बात करें, जहां राना सनाउल्लाह की 5 बड़ों की मिल बैठने की तजवीज़ के एक दिन बाद उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की राह में रुकावट तो खुद इमरान खान हैं। हम मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल वाज़ेह हैं
और ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर-ए-आज़म ने पेशकश से पहले नवाज शरीफ या एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। वज़ीर-ए-आज़म ने जो ऑफ़र की है, ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने इस मामले में मियां नवाज शरीफ साहब को एतमाद में ना लिया हो या एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। तक इमरान खान साहब की पॉलिसी ये नहीं होगी कि डायलॉग करना है, तो उस वक्त तक जो है वो उस तरफ से जितनी मर्जी जो है वो मीटिंग्स होती रहे, ख्वाहिशात का इजहार होता रहे, उस वक्त तक बात नहीं बन सकती। मुज़ाकरात में या डायलॉग में जो है वही रुकावट है। राना सनाउल्लाह की 5 बड़ों की मुलाकात की तजवीज़ को पीटीआई के तर्जमान शेख वकास अकरम ने गैर संजीदा करार दे दिया और कहा कि पीटीआई मौजूदा हुकूमत से बात ही नहीं करेगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि बानी के बाहर आने पर ही सियासी कशीदगी खत्म हो सकती है। इमरान खान की रिहाई जो है हमारा नुक्ता नंबर 1 है। देखें, उधर से बात होती है हुकूमत तरफ से कि जनाब इमरान खान की रिहाई और मैंडेट की वापसी के अलावा किसी और चीज पे बात करनी है, तो हमने क्या कर रहे हैं, मतलब हमने मौसम का हाल। इमरान खान की रिहाई ही इस तमाम चीजों की कुंजी है। टेबल पे बैठते हैं और उस टेबल में जो पॉइंट्स है जिसको डिस्कस कर रहे हैं, अगर उसमें इमरान खान की रिहाई उस टेंट में नहीं है, अली मोहम्मद नहीं सपोर्ट करेगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना है कि बानी ने महमूद अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास को मुज़ाकरात का टास्क दिया है, लेकिन उन्हें मुक़्तदरा से बातचीत के लिए नहीं कहा। लेकिन सूबाई मामला पर वो मुक़्तदरा से बातचीत और ताल्लुकात बेहतर करने के लिए तैयार हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 8 फरवरी का एहतजाज हर सूरत होगा। जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं वो मुज़ाकरात करें। वज़ीर आला अफरीदी आज तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई के चंद पार्लियामेंटेरियन ने 29 नवंबर को एनडीयू की वर्कशॉप में शिरकत की थी, तो बानी ने इसका सख्त बुरा मनाया था और उन्हें पार्टी के मीर सादिक और मीर जाफर करार दिया था कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों की इनकी जमात में कोई जगह नहीं। जबकि 5 दिसंबर को डीजीआईएसपीआर ने प्रेस टॉक में बहुत अहम तरीन बात की थी, वो भी देखिए। एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है, वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है। इसकी मंतक से जाएं तो ये कह रहा है कि आप सारे जो आईएसपीआर में आप भी गद्दार हैं, क्योंकि आप आईएसपीआर में आए हैं ना। ये एनडीयू गए थे तो ये गद्दार हो गए। पाक फौज के अंदर जो बंदा है इसका मतलब गद्दार है, ये कहता है ना। ये समझता है कि जो से ताल्लुक रखेगा वो गद्दार है। वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया, किसकी तुम जुबान बोल रहे हो, तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को। जहां तक वज़ीर आला अफरीदी की मुक़्तदरा से बातचीत का ताल्लुक है, तो इसमें बानी की मंजूरी अहम होगी, क्योंकि बगैर मुकम्मल सपोर्ट और मैंडेट के ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि माजी में भी इनकी जमात के चेयरमैन इसी बेबसी का इजहार कर चुके हैं और इनके पास तो कुछ लिख कर देने का मैंडेट तक नहीं था। हमने बड़ी कोशिश की कि रास्ता अगर निकल सकता है तो रास्ता निकाले। हमारे पास इतना भी मैंडेट नहीं था कि जब हुकूमत ने हमसे पूछा आप इन राइटिंग दे दो, तो हमने उनको कहा खान साहब से पूछेंगे फिर आपको इन राइटिंग देंगे। पहली मर्तबा आपको खान साहब ने फुल प्लेज अथॉरिटी दी है। अगर आपने डायलॉग की तरफ जाना है, ये आपका इख्तियार होगा। आपने तहरीक चलानी है, आप ऑर्डर करेंगे, सारे लोग जाएंगे। तहरीक इंसाफ के पास अपना सच है, हुकूमत अपना सच बोल रही है। ऐसे में हुकूमत और ऑपोजिशन एक पेज पर कैसे आ सकते हैं और इसके लिए इब्तिदा कौन करेगा? इसी हवाले से बात करने के लिए सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह साहब वक्त देने के लिए। सर, मुज़ाकरात को लेकर तो डिस्कशन अब और लेवल पे चला गया। राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि भाई ये तो 5 बड़े अब बैठे हैं तो बात आगे बढ़े। फिर कल एक और नया स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो हैं वो वाहिद इसमें रुकावट हैं, उनकी वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ रही। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस मुद्दे को लेकर और कैसे ये संजीदगी से इसे हल किया जा सकता है या इस पर काम किया जा सकता है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का जो इंटरेस्ट है और वो हमेशा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं, वो ना पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन के अंदर है, ना वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को मुल्क में बेहतर करने के लिए या सिविल सेटअप को बेहतर करने के लिए। उनका सिर्फ एक सिंगुलर किस्म का एक ऑब्जेक्टिव है और वो ये है कि वो जेल से कैसे निकलें और वो वज़ीर आज़म कैसे बने। इसके अलावा एवरीथिंग एल्स डज नॉट मैटर टू हिम। और ये एक ग्राउंड रियलिटी है जिसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम जिस तरह मर्जी इसको पैकेज करते रहेंगे, जी 5 बड़े बैठ जाएं, 10 बड़े बैठ जाएं, ये लोग आ जाएं, वो आ जाएं, किसी को बीच में डाल दें, ये सिलसिला बड़े अरसे से चल रहा है, बहुत अरसे से चल रहा है। मतलब कि आप इस हद तक देखें कि सीओडी की साइनिंग के टाइम पे ये वहां पे मौजूद थे इमरान खान साहब, इन्होंने उसको सपोर्ट भी किया लेकिन उसको साइन नहीं किया। उसके बाद इन्होंने 2014 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इनके घर गए बनी वाला पॉलिटिकल क्लाइमेट को बेहतर करने के लिए। मई 2014 में इन्होंने बजाय इसके कि उसको एक मतलब कि मुल्क में सियासी हालात को बेहतर करने के लिए करते, इन्होंने धरने देने शुरू कर दिए।
अपनी बनीगाला की रोड बनवा ली और साथ धरने देने शुरू कर दिए। तो ये अगर आप पीटीआई का जो ज़हूर है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, अगर आप उसको गौर से देखें, तो जब से 2011 ऑनवर्ड इनके पास थोड़ी बहुत पावर आनी शुरू हुई है, इन्होंने उस पावर से इस मुल्क की जो सोशल फैब्रिक है उसको तबाह बर्बाद कर दिया। एक जनरेशन जो है वो पूरी की पूरी तबाह बर्बाद हो गई। हमारा जो इकोनॉमिक जो जब ये हुकूमत आई तो इकोनॉमी की इन्होंने जनाजा निकाल दिया, फॉरेन पॉलिसी का इन्होंने जनाजा निकाल दिया। अपोजिशन में है तो तमाम जो कमेटीज हैं उधर जाते नहीं है ताकि अफनान भाई काम ना कर सके। 2014 का अच्छा जिक्र आपने छेड़ा 2014 का। तो उस वक्त मियां साहब बड़ी पावर से वापस आए तो रिकंसिलिएशन की तरफ जाने की बजाय वो मुशर्रफ पे मुकदमा कायम कर दिया, आर्टिकल 6 हो गया शुरू, फिर कबीना उसमें डिवाइड थी, आधे लोग मियां साहब को कहते थे बाहर भिजवा दें, आधे कहते थे ना करें, हीट बढ़ती गई। अब वाहिद आप ऑपोजिशन पे डाल रहे हैं, लेकिन उस वक्त तो आप खुद तसादुम की पॉलिसी पे यकीन रखते थे सारे और लड़ते भिड़ते रहते थे सारे। नहीं देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि मुशर्रफ साहब को मार्शल लॉ लगाने की क्या जरूरत थी। फिर सवाल तो ये भी है ना कि अपने इक़्तिदार के चक्कर में अपनी क्या कहते हैं अपने जाती मुफादात के लिए मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया, उसके बाद कहते हैं हमें कुछ ना कहो। ऐसे तो नहीं हो सकता ना। नहीं तो आपने भी आपने तो सारी आर्टिकल 6 जो है वो 3 नवंबर से शुरू किया, 99 से शुरू करते ना उसे। आप नहीं 3 कर सकते नवंबर थे की ना, क्योंकि इमरजेंसी से 2/3 शुरू कर रहे थे, 2007 से शुरू कर रहे थे। नहीं 2007 से इसलिए किया क्योंकि 2/3 मेजोरिटी से 2002 की असेंबली ने उसको अप्रूव कर दिया था। तो हमें 2007 वाला जो था उसको हमने लेके कर लिया। बात यह है कि क्यों आपने लगाया भाई, क्यों आपने 2007 में भी लगाया? सवाल तो ये भी है ना। फिर अगर आप अभी अगर आप हमसे ये सवाल करेंगे तो फिर सवाल तो पीछे जाएगा ना उससे भी। नहीं तो फिर बात भिजवाते ये ना, है कि फिर रखते मुल्क में, भिजवा भी दिया फिर। तो नहीं तो किया ना, जितना किया है इस मुल्क में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ ने ही किया है ना। और तो बाकी सब ने 0/0 ही है ना। हमारी जिम्मेदारी, मीडिया की भी जिम्मेदारी थी। आप लोग उसको सारे लगे हुए थे इमरान खान के चक्कर में। बाद में जब बेड़ा गर्क हो गया मीडिया का भी और पूरे मुल्क का, उसकी भी तो किसी की जिम्मेदारी बनती है ना। बात यह है कि मुल्क के अंदर एक सिविल सेटअप होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए, उसके हिसाब से मामलात को आगे लेके चलना चाहिए। जब आप इधर उधर करेंगे तो फिर उसका ये फिर आप नहीं कहें बाद में कि जी अब कॉन्सिक्वेंसेज हमने नहीं भुगतने। कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ेंगे जब आप गलत फैसले करेंगे। आपके गलत फैसलों की वजह से आज इमरान खान एज अ कॉन्सिक्वेंस पूरी कौम भुगत रही है। नहीं मीडिया सर, उसमें मुझे ये बताएं कि पार्लियामान जो है नहीं, आप वो लोगों ने उसकी 12 घंटे देखें सर, बड़ी सादी सी बात है, 12 घंटे आप लोगों ने बंद करके इसको चलाया कि नहीं चलाया? आप मुझे इसका जवाब बड़ी दें। सादी सी सर बात है कि पार्लियामान के पास, आपके पास जितना आपके पास स्पेस था वहां से कोई ऑक्सीजन हमें मिलती थी, वहां से बात चलती थी। वहां तो आपके मसाइल ही कुछ और उस वक्त चल रहे थे और उसको सुलझाते आप माइनस करवा बैठे अपनी क्यादत को और 5-0 से वो घर चले गए। नहीं, फिर हमने बिल्कुल आपको याद है माइनस नहीं 16 में करवाया। क्या हुआ फिर? हमने कोई माइनस नहीं करवाया। 2013 से 18 मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, वो पाकिस्तान की तारीख के गोल्डन ईयर्स से जितनी इन्वेस्टमेंट सर माइनस उस नवाज दौर शरीफ में नहीं आई ना, वो जो काम 14 में नहीं हो सका वो फिर 16 में हो गया। माइनस नहीं 16 में नहीं हुआ। वो फिर 17 में भी एंड में हुआ। और माइनस नवाज शरीफ नहीं कर सके ना आप। माइनस नवाज शरीफ अगर आप कर सकते होते तो आज मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द जो है पाकिस्तान की सियासत ना घूम रही होती। माइनस नवाज शरीफ तो 93 में भी करने की कोशिश की, सर आप शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, वो सर दो फ्लेवर हैं, आप उन्हें इकट्ठा ट्रीट ना कीजिए। ये तो पूरा थीसिस पार्टी है। नहीं, ये थीसिस आप जो मर्जी कर ले, मैं तो उस पार्टी का हिस्सा हूँ। मियां नवाज शरीफ जो है वो पार्टी के सदर है, उनके गिर्द पूरे पाकिस्तान की सियासत। अब मुझे अफनान भाई अब बताइए कि अब क्या इसका हल है? इसके खिलाफ साजिश करने की कोशिश की, वो नाकाम हो। अभी क्या लगता है आपको इसका आउटकम सर क्या आएगा? सूरत हाल किधर जाएगी? कोई बात बनती कोई दिखाई दे रही है? कोई मुज़ाकरात को लेकर संजीदगी पॉलिटिकल वर्कर्स में, लोगों में, क़यादत तक आपके कितनी पाई जाती है? ताकि बात ये है कि कि हम जितने मर्जी सिंसियर हो जाए, हम जितने मर्जी संजीदा हो जाए, हम जितने मर्जी एफर्ट कर लें, मैंने आपको बता दिया है कि इमरान खान साहब का बड़ा सिंगुलर किस्म का ऑब्जेक्टिव है और वो उसके पीछे हैं। उनको परवाह नहीं है कि वो ये मुल्क तबाह होता है, इसके 3 हिस्से होते हैं, इस पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाता है। उनको कोई परवाह नहीं है। उनको ये है कि मैंने जो है वो ये अपना टारगेट अचीव करना है। अब आप मुझे बता दें उसके अंदर हम कहाँ से जो है इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क के बाकी तमाम मामलात को कहाँ से लेके आए, अगर अगला तैयार नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ ना, गलत फैसलों के बुरे नतायज होते हैं और फिर आप जब बुरे नतायज भुगतने पड़ते हैं, फिर ये नहीं होता कि वो खत्म हो जाएंगे। आज हम चाहें तो खत्म नहीं है। आप कह रहे हैं कि इमरान खान को भुगतना पड़ेगा? 2011 में सोचना चाहिए था। नहीं, आप कह रहे हैं खान साहब 2011 में जब ये उनको उठाया गया उसको सोचना चाहिए। नहीं तो आप मुझे बता देना कि आप इसके अलावा जो है वो कोई और मतलब कि
मियां नवाज शरीफ दावत दे चुके हैं, शहबाज प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कई दफ़ा दावत दे चुके हैं इसकी मुज़ाकरात की, हुकूमत में दावत दे चुके हैं, अपोजिशन में दावत दे चुके हैं, फिर हुकूमत में दावत दे चुके हैं। भाई अब और हम क्या करें, आप मुझे बता दें। बात ये है कि इमरान खान साहब के एजेंडे में हम जो है वो नहीं है, वो ये समझते हैं कि हमें ख़त्म कर देना चाहिए। ये उनके अलामा नासिर साहब को, अलामा नासिर साहब को, अचकज़ई साहब को तो मिलने देना। वो तो मुलाकात की तलब लिए फिर रहे हैं, आप मिलने ही नहीं देते तो मुज़ाकरात क्या होने हैं, क्या डिस्कशन आगे बढ़ना है? गुजारिश देखें, मेरी गुजारिश ये है, देखें कि जब ARD की तहरीक बनी, जब APDM की तहरीक बनी, तो क्या किसी ने ये कहा कि हमें जेल से निकाल दो, हमें देसी मुर्ग दे दो, हमें जो है वो एक्सरसाइज की मशीन दे दो, हमें ये टीवी दे दो? किसी ने ये कहा? तहरीक जो है वो ऐसे नहीं बनती। उसके लिए आपको एक बड़ा ऑब्जेक्टिव चाहिए होता है और आपको रिकंसाइल करना पड़ता है। ये तमाम चीजें जो हैं, ये इमरान खान साहब को ना इनकी समझ है, ना उनको इसके अंदर कोई इंटरेस्ट है। ये खाली हमारे कहने से नहीं हो जाएगा। हम जितना मर्जी भी ताली एक हाथ से नहीं बजेगी ना। तो ये हम कोशिश जरूर कर रहे हैं। वजीर आजम साहब ने जो है वो कोशिश पहले भी की है, अभी दोबारा भी कर रहे हैं वो। तो उनकी कोशिश जो है वो काबिल सताइश है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आगे से अगर जवाब जो है वो हमें, अगर वो ये समझते हैं इमरान खान साहब या इनकी जो पार्टी है कि वो हमें बेवकूफ़ बना लेंगे या वो कुछ चालें चल के जो है वो किसी तरह हुकूमत में आ जाएंगे, वो एक दफ़ा जो इनकी गेम होनी थी हो गई। लोग अब इनको बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब वो बार बार वो वाली गेम जो है वो दोबारा अब नहीं होगी। तो ना हम इसमें कोई इंटरेस्टेड, अगर वो वाकई जेन्युइनली इंटरेस्टेड है मुज़ाकरात करने के लिए, हम जरूर इंटरेस्टेड हैं। लेकिन ये कोई अगर चाले वाले करनी है इन्होंने, तो उसमें हम ना आने की हमें कोई जरूरत है, ना हमें हमारी कोई ख्वाहिश है। अपना अफनान भाई, मोहम्मद अली दुरानी साहब प्रोग्राम में हमारे कुछ दिन पहले मौजूद थे। वो बार बार हमें कोट इसलिए करना पड़ता है कि बात उन्होंने बड़ी डिफरेंट फ्लेवर की। वो कहते हैं कि क्यों चाहेगी गवर्नमेंट के इस तरह के कोई भी मुज़ाकरात कामयाब हों, गवर्नमेंट के सामने कोई ऑपोजिशन नहीं है, गवर्नमेंट खुद बेनिफिशरी है इन सारे मामलों की, तो वो क्यों चाहेगी कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हों? इसका क्या जवाब है? मैं आपको खुद यही वाली बात, अभी मैंने यही वाली बात आपको एक्सप्लेन की है ना कि देखिए, ऑपोजिशन में जो तहरीकें बनती हैं उनका एक तरीक़ाकार होता है ना। यहाँ ऑपोजिशन जो एक तरीके के हिसाब से बिहेव करती है, तो फिर हुकूमत उनके साथ इंगेज करती है और मामला चलते हैं। ये एक अजीब ऑपोजिशन है। आप देखें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से ये खुद इस्तीफा देके चले गए हैं और अभी हमें कह रहे हैं कि जी हमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस, सॉरी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट और नेशनल असेंबली हमारा अपॉइंट कर दें। भाई आप खुद इस्तीफे देके चले गए हैं, कमेटियों से आप इस्तीफे देके चले गए हैं, तो आपको इन चीजों की क्या जरूरत अच्छा, साहब से क्या प्रॉब्लम है? आप उन्हें पॉइंट कर देना, ऑपोजिशन लीडर बना दें, क्या मसला है हुकूमत को? देखिए, प्रॉब्लम हमें नहीं है बिल्कुल अचकज़ई साहब से। अचकज़ई साहब से हमारे वो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं मियां साहब, बड़े मियां साहब का तो बड़ा एहतराम करते हैं, बड़े एहतराम से नाम लेते हैं। बिल्कुल बड़े हमारे लिए भी बहुत काबिल एहतराम है वो। लेकिन बात यह है कि अचकज़ई साहब के एक वोट है और अचकज़ई साहब को माजी में भी इमरान खान साहब ने ये काम कहा और जैसे कुछ होने लगा तो इमरान खान साहब ने अचकज़ई साहब को ही माइनस कर दिया। आप ये बात समझें कि देखिए, ताकत का महवर जो है वो अचकज़ई साहब नहीं है, ना अल्लामा राजा नासिर साहब है। वो तो जो है वो तो जो अडियाला में बैठे हैं वो हैं। तो वो जब तक नहीं चाहेंगे तब तक ये तमाम चीजें, ये एक आई वॉश टाइप आप नहीं। तो ताकत का महवर जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो वही थे ना अफनान भाई, जब वो थे मरकज तो वही थे, अब तक मरकज वही हैं। तो मरकज से कौन अपना इस बात पे कौन मैं ऑपोजिशन की बात कर रहा हूँ। मैं ऑपोजिशन की बात कर रहा हूँ कि ऑपोजिशन के जो नेशनल असेंबली में जो वोट्स हैं वो तो इमरान खान साहब के कंट्रोल में है, या खैर पख्तूनख्वा की असेंबली उनके कंट्रोल में। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली बात कर रहा हूँ कि वो इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर बाकी सारे डज नॉट मैटर, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बड़ी संजीदगी से इस मामले को देख रही है, लेकिन आपका मुद्दा जो मुझे समझ आया, आप कह रहे हैं कि अपोजिशन बिहेव नहीं कर रही। वो क्या बिहेव करे वो मुझे प्लीज़ अगर गाइड कर देंगे तो फिर बात में कोई और सवाल आपसे पूछ सकूंगा। क्या बिहेव करे? देखिए, बिहेव इस तरह करे, सबसे पहले वो ये करे कि वो ये जो अपने मुतालबात हैं उल्टे सीधे कि जी ये इलेक्शन दोबारा कराएं और ये कराएं और शराइत पहले रख दी है। देखें, बात ये है कि अगर आपने हमसे बात करनी है, हम आपसे प्री कंडीशन पे बात नहीं करेंगे। आप पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं, हम आपसे किसी प्री कंडीशन पे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपने हमारे साथ बैठना है, अपने मुतालबात ले आए, हम अपने मुतालबात ले आएंगे। हमारा मुतालबा मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का है, हमारा मुतालबा जो है मुल्क में जमहूरी और माशी जो है वो इस्तेहकाम और बेहतरी का है। अगर वो इसको एजेंडे पे हमारे साथ आना चाहते हैं तो हम उनको बिल्कुल वेलकम करेंगे।
वो आए हमारे साथ बैठे हैं, हम उनके जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मसाइल इंडिविजुअल के नहीं होते, मसाइल तो कौम के होते हैं, या तो बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है ना। उसके ऊपर अगर ये इनके छोटे छोटे मसाइल हैं कि जी वो इमरान खान साहब को ये नहीं मिला, या वो मुलाकात नहीं हुई, या ये तो कोई बात ना हुई ना। ये तो कोई फिर बेसिकली आप जो है वो किसी नेशनल इशू पे हमसे बात नहीं करना चाह रहे, आप पर्सनल इश्यूज पे हमसे बात करना चाह रहे हैं। उसमें हम, आप मुझे बता देना, उसमें हम उसका फिर हमें क्या, हम हमारा क्या उसमें इंटरेस्ट है। बात ये है कि हम तो जेल मैनुअल के हिसाब से ही चलेंगे ना। फिर अगर आपका खाली इंटरेस्ट यही है कि खाने पहुंच गए हैं और मुलाकातें हो गई हैं और मशीनें पहुंच गई, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है। तो इनको पहले ये चाहिए कि ये कोई नेशनल एजेंडा बनाए सबसे पहले, जिसके अंदर ये उल्टी सीधी शराइत निकाले, मतलब और वो नेशनल एजेंडे मुतालबात के में, तौर पे हमारे से आके बात करें। नेशनल एजेंडे में ये शिक वाइज चलें और फिर आपसे डिस्कशन करें, और उसमें शिक नंबर 1 हो कि ये गवर्नमेंट को टफ टाइम ना दें किसी भी तरह का, ना गवर्नमेंट के लिए कोई खतरा पैदा करें, गवर्नमेंट को चलने दें, तो फिर आप समझते हैं कि बातचीत हो सकती है, कोई बात आगे बढ़ सकती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत को बेशक वो अपोजिशन करें पूरी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमें अपोजिशन करें, कमेटीज में जाएं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएं, अपना एक, जैसे एक देखें बहुत सारे मसाइल होते हैं जो अपोजिशन ही उठा सकती है, हुकूमत अपने का काम नहीं होता उनको छेड़ना। ना ये अपोजिशन करते हैं सही तरह, ना इनको कोई इंटरेस्ट है कि मुल्क के अंदर कोई बेहतरी आए। भाई आप उन चीज़ों के ऊपर अगर आए, आप हमसे बातचीत करें। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बात पहले हमारे जो पार्टी के लीडर है सीनियर, उन्होंने ये वाली बात भी की है कि अगर आप हमसे बैठ के बातचीत करेंगे और माहौल बेहतर करेंगे, तो हो सकता है ऐसे मामला जो अभी हम कह रहे हैं कि नहीं हल हो सकते, वो भी हल हो जाए। लेकिन इस तरह नहीं होगा कि आप कहें कि हम शराइत लगा रहे हैं, हमारी ये शराइत है तो हम उसके ऊपर हम बात करेंगे। भाई अगर आप अपनी शराइत आप फिर अपने पास ही रखें, हमें कोई जरूरत नहीं है बहुत आपसे बात शुक्रिया करने की। जी। सेनेटर अफनान उल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम में शॉर्ट ब्रेक एक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जावेद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये मुज़ाकरात का राग दोबारा अलापा जा रहा है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इन सारे मामलों को लेकर? बाकी मैं बहुत सारी चीज़ें फिर आपसे मजीद भी जानता हूँ। देखिए, मुज़ाकरात उस वक्त होते हैं जब कोई गिव एंड टेक की पोजीशन में हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त गिविंग की पोजीशन में नहीं है। वो इस्टेब्लिशमेंट को या फिर गवर्नमेंट को या इस सिस्टम को या इस रियासत को क्या दे सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा तो ये था कि जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत आई थी, इसमें कोई शक नहीं, सबसे ज़्यादा वोट भी लिए थे उन्होंने। और उस वक्त एक पोजीशन थी जिसमें वो कुछ ना कुछ दे के कुछ ना कुछ ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दी। 8 फरवरी 2024 को इमरान खान साहब इस पोजीशन में थे कि वो मामलात कर सकते थे, मुज़ाकरात कर सकते थे, टेबल सजा सकते थे, लेकिन उस वक्त वो फौरी तौर पर पहाड़ पे चढ़ गए और उनका ये दावा था कि जनाब हम जीते हुए हैं, हमारे मैंडेट चोरी हुआ है, आपको फौरी तौर पे अपने आप को ऑफ करके निकल के नौकरी को ठोकर मार के आपको जाना होगा और अपने आप को हमारे हवाले करना होगा वगैरह वगैरह। वो बिल्कुल उसी तरह होंगे जिस तरह आज डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के साथ कर रहे हैं ना, उस टाइप की हरकत इमरान खान साहब ने उस वक्त की थी क्योंकि वो गिविंग की पोजीशन में थे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जितने ज़्यादा प्रोटेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए वो सारे के सारे नाकाम हुए। फिर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर उम्मीद लगाई हुई थी कि ट्रंप आएगा तो हमारा मामला ठीक हो जाएगा, वो मामला उल्टा ख़राब हो गया और फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत ज़्यादा करीब होगी। बल्कि इस वक्त अगर दुनिया में कोई इस्टेब्लिशमेंट डोनाल्ड ट्रंप के करीब है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की है, और वो अपनी हर तकरीर में फील्ड मार्शल का हवाला देते हैं, अब तो प्राइम मिनिस्टर का भी हवाला देते हैं। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कुछ देने की पोजीशन में नहीं है। तो जब आप कुछ देने की पोजीशन में ना हो तो फिर मुज़ाकरात किस तरह हो सकते हैं। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात का सिर्फ 2 नकाती एजेंडा उनके सामने है। एक तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, और दूसरा ये है कि उनका मुतालबा है कि मुझे निकाला जाए, यानी जेल से निकाला जाए, बाइज़्ज़त तौर पे मुझे रिहा किया जाए और फिर इक़्तिदार मेरे हवाले किया जाए, और फिर जो लोग जिन्होंने 2024 में धांधली की थी या करवाई थी या जिनके ऊपर शक है उन सबको गिरफ्तार किया जाए, उनका एहतसाब किया जाए। तो कौन होगा जो इस शर्तों के ऊपर मुज़ाकरात करेगा इमरान खान साहब के साथ? तो मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात का मामला जो है कहीं आगे बढ़ सकता है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ है, एक कैच है जो किसी वक्त भी सामने आ सकता है, और वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हो सकता है इमरान खान साहब की मर्ज़ी के बगैर या इमरान खान साहब की मंशा के बगैर ही मुज़ाकरात स्टार्ट करते हैं। अगर वो स्टार्ट करते हैं तो ये एक दूसरी नौयत के मुज़ाकरात होंगे जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई शामिल नहीं होगी। नहीं, तो इसका इम्कान है शाह महमूद कुरैशी उनकी मर्जी के बगैर अगर ऐसा कर देंगे तो जो अब तक कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं वो भी ज़ीरो हो जाएंगी, और फिर सबसे बड़ा जो अमर माने था फैसला साजों के नज़दीक
वो इन सारे मामला को इसलिए भी ज़रा ध्यान से देख रहे थे बड़ा कि भाई शाह महमूद कुरैशी जब हो ही ज़ीरो जाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या, जब पॉपुलैरिटी नहीं होगी, पीछे अवाम नहीं खड़े होंगे। देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका एक धड़ा है और बड़ा मजबूत धड़ा है, और वो सेनेट के अंदर भी है और वो कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अंदर भी है। वो ये चाहता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब मुज़ाकरात करें ताकि ये जो सख्ती है वो कम हो सके, क्योंकि जो ये लोग हैं इनके ऊपर दो इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि इनको मजबूर होना पड़ता है कि इमरान खान साहब का नाम लें, अडयाला जेल के सामने खड़े हों, प्रोटेस्ट करें, इमरान खान साहब की जो हमशीराएँ हैं उनके साथ खड़े हों, और जब वो खड़े होते हैं तो ज़ाहिर है उनको ज़रा फेस करना पड़ता है म्यूज़िक को, और उनके लिए ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है। तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मुज़ाकरात हो, कि थोड़ी सी सेटलमेंट हो, ये जो मामलात हैं, ये जो इश्यूज़ चल रहे हैं, ये जो प्रेशर है, उससे हम कम से कम अपने आप को निकाल सकें। वो लोग मुझे लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को सपोर्ट करेंगे, और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आते हैं, वो मुज़ाकरात की ऑफ़र जो गवर्नमेंट बार बार कर रही है, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं या फिर दूसरे लोग कर रहे हैं, उसको अगर शाह महमूद कुरैशी साहब कैच कर लेते हैं, कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा धड़ा होगा जो पार्लियामेंटेरियंस में मुश्तमिल है, जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जाएगा। वो ये कहेगा कि बहुत अच्छी बात है जी, आप गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करें और ये जमहूरी मुज़ाकरात होने चाहिए, उस पर इस्टेब्लिशमेंट को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। और अब अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बैठ के कोई मामला सेटल कर लेते हैं, जिसके अंदर एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन है, नए इलेक्शन कमिश्नर का तयन है, और अगले जो इलेक्शंस हैं उनके लिए कोई गेम और कोई लाहेअमल तैयार कर लिया जाता है तो बहुत अच्छा है। या फिर वो कैदी जिनका बहुत बड़ा कोई जुर्म नहीं है या उनके खिलाफ कोई बड़ा केस नहीं बन सका, उनकी रिहाई पे अगर वो इस्टेब्लिशमेंट को या गवर्नमेंट को तैयार कर लेते हैं, और उसके साथ साथ वो ये फैसला कर लेते हैं कि हम पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करेंगे, जो भी करेंगे हम सड़कों पे नहीं आएंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी को डीरेल करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करके मामलात को सेटल करें, और शाह महमूद कुरैशी साहब ये इंप्रेशन देंगे पार्टी को कि ये अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो अगली स्टेज ये होगी कि हम इमरान खान साहब की रिहाई या बुशरा बीबी के लिए बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये मामला जो है इस साल के अंदर किसी वक्त भी, बल्कि इस साल के जो पहले 3 महीने उसके अंदर किसी वक्त भी ये हो जाएगा, और गवर्नमेंट भी इसको एक्सेप्ट कर लेगी और पार्टी के बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा चौधरी साहब, जो राना सनाउल्लाह साहब का उन्होंने बयान दिया, बड़ा लेटेस्ट, जो फरमा रहे हैं कि भाई 5 बड़े बैठे हैं तो मामला आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा मेरे और आमिर डोगर साहब के आपस में मुज़ाकरात करने या डिस्कशन करने से तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये किस तनाजुर में इसे देखना चाहिए इस बयान को राना साहब के? देखिए, इस वक्त 5 का तो मुझे पता नहीं, 4 मुकद्दर के सिकंदर हैं जिन्होंने हर क्राइसिस से अपने आप को निकाल लिया है और बार बार टेस्ट हुए जिसमें इमरान खान पहले नंबर पे आते हैं। इमरान खान साहब को मुकद्दर का सिकंदर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हर किस्म के क्राइसिस से निकले हैं, पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ, उनका क्रिकेटर थे, बहुत सारे क्रिकेटर थे पाकिस्तान में, लेकिन ये वाहिद क्रिकेटर हैं जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन तक पहुंचे, बल्कि दुनिया के वाहिद क्रिकेटर हैं जो प्राइम मिनिस्टर बने किसी मुल्क के। और फिर उससे पहले उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया जो इम्पॉसिबल था। अब जेल के बारे में भी कहा जाता था कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वो कर गए। तो हर किस्म के क्राइसिस से इमरान खान साहब निकल जाते हैं, तो ये बड़े खुशकिस्मत आदमी हैं। दूसरे मियां नवाज शरीफ हैं। मियां नवाज शरीफ की 3 बार गवर्नमेंट ख़त्म हुई, जेलें उन्होंने बर्दाश्त की, पूरी फैमिली जो है उनको पैक करके बाहर फेंक दिया गया, लेकिन इसके बावजूद सर्वाइव भी किया उन्होंने और वो वापस भी आए। थर्ड आसफ अली जरदारी साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई और गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करवाए। फिर वो जेलों के अंदर पहले भी रहे, फिर जेलों के अंदर बाद भी रहे, पहले भी केस चलते रहे, दूसरे भी केस चलते रहे। वो दोबारा प्रेसिडेंट बन गए और पार्टी को बहुत बड़ा शेयर भी लेके दिया उन्होंने, और 3 मरतबा सिंध के अंदर उनकी गवर्नमेंट भी बने, तो वो भी मुकद्दर के सिकंदर है। और फिर फील्ड मार्शल जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा तक देखे, जिस तरह उनको DGI-SI की पोजीशन से हटाया गया था, कोर कमांडर गुजरांवाला वो लगे, और उसके बाद सबका ख्याल ये था कि इनका चैप्टर क्लोज़ हो गया, लेकिन जिस तरह उनके मुकद्दर ने उनका साथ दिया और अल्लाह ताला इनको ख़ास उनके ऊपर रहम और करम किया, जिस तरह वो आर्मी चीफ बने, फिर उनके खिलाफ जितनी बगावतें हुई और कोशिशें की गई कि इनको हटा दिया जाए, सड़कों के ऊपर जो कुछ किया गया वो भी आपके सामने, इंटरनेशनली इनको डीफेम करने की कोशिश की गई, फिर एक जंग मुसल्लत हुई इंडिया की तरफ से, लेकिन हर मरहले में उन्होंने अपने आप को सलामत भी रखा और मुल्क के लिए और अपनी फ़ौज के लिए वो बेहतर साबित भी हुए। अब देख लें, इस वक्त वाहिद फील्ड मार्शल हैं पूरी दुनिया के अंदर, 250 मुल्क हैं, 192 मुल्क जो हैं वो UN के मेंबर हैं,
उनमें आप देख लें कि वाहिद फील्ड मार्शल हैं जिनका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप करते हैं और ओपनली करते हैं और बार बार करते हैं, और इस वक्त वो एंगेज कर रहे हैं दुनिया को। मतलब चाइना और अमेरिका के दरमियान कोई रब्ता है तो वो पाकिस्तान है, ईरान और अमेरिका के दरमियान रब्ता है तो पाकिस्तान है, और इसी तरह जो अरब मुल्कों के दरमियान अगर कोई इख्तलाफात होते हैं तो उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो बड़ा अहम है। तो ये भी बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं, हर क्राइसिस से निकल के पहले से बेहतर पोजीशन पे आते हैं। तो 4 लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में मुकद्दर के सिकंदर जिनको कहा जा सकता है। लेकिन अब इशू ये है कि क्या ये इकट्ठे बैठ सकते हैं? बदकिस्मती से ये सारे इकट्ठे नहीं बैठ सकते, कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा जो साइड लाइन हो जाएगा। और अगर बड़ा आइडियल टाइम है, बड़ी आइडियल सी बात है, ये सारे इकट्ठे बैठ के कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक नया साइन कर लें और पाकिस्तान के लिए 25 साल के लिए कोई एक चीज़ फिक्स कर दें कि इन 25 सालों में इन चीज़ों को हटाया नहीं जाएगा, हिलाया नहीं जाएगा, तब्दील नहीं किया जाएगा, फिर पाकिस्तान का एक गोल्डन दौर शुरू हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चारों इकट्ठे बैठ सकते हैं। ये खुशफहमी तो हो सकती है, लेकिन इसको मटीरियलाइज होते हुए मैं नहीं देख पा रहा। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी तफसील से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।